देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन शार्विल रावत, जिसके नाम की लड़कियां दीवानी थी। शार्विल को लेकर अफवाह थी कि शार्विल को लड़कियों से नफरत थी, उसे लड़कियों के पास जाना भी पसंद नहीं था। अगर कोई लड़की उसके करीब आती तो वो उसे इस तरह गायब करवा देता कि उसका नाम निशान कहीं दिखाई नहीं देता था। उसके परिवार में भी यह बात हर कोई जानता था। यही वजह थी कि शार्विल की अपनी ही मॉम दीपांजलि से नहीं बनती थी। दीपांजलि को अपने बेटे की शादी करवाने का फितूर था, क्योंकि शार्विल उनका इकलौता बेटा था और वही शार्विल जो कि लड़कियों से दूर भागता था। शार्विल को लड़कियों से नफरत थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, जिसके बाद शार्विल ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश की थी, पर वो उसकी मोहब्बत में इस कदर पागल था कि वो उसे नहीं मार पाया। लेकिन करीब 1 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड सात्विका की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सात्विक की मौत से उसे और भी बड़ा झटका लगता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड सात्विक को भूला नहीं पाया था, न ही उसके धोखे को भूल सकता था। सात्विका की मौत के बाद शार्विल ने अपने आप को सारी दुनिया से अलग कर लिया था। उसके लिए सिर्फ उसका काम ही उसका जुनून था। कहते हैं कि मोहब्बत हमें जीना सिखाती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोहब्बत से बड़ा सबक कुछ नहीं है। किसी के लिए मोहब्बत धोखा है तो किसी के लिए मोहब्बत जिंदगी, पर शार्विल के लिए मोहब्बत नफरत थी। शार्विल की मॉम दीपांजलि रावत शहर की एक जानी मानी बिजनेस वुमन थी। वही शार्विल ने भी अपनी मॉम के बिजनेस से अलग अपना एक बिजनेस अरेंज किया हुआ था। उसके बिजनेस के चर्चे हर जगह होते थे। वो एक टॉप बिजनेसमैन होने के साथ ही मोस्ट यंग बिजनेसमैन भी था। उसका हॉट लुक बड़े लोगों को टक्कर देता था। शार्विल के डैड उसे और दीपांजलि को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद दीपांजलि जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। शार्विल अपने डैड से नफरत करता था क्योंकि उन्होंने किसी और औरत के लिए शार्विल की मॉम को छोड़ दिया था। शायद ये भी एक वजह थी कि वो शादी नहीं करना चाहता था। अब आगे। शाम का वक्त, अग्निहोत्री हाउस। नव्या अपने रूम में बैठी अंगद से बातें कर रही थी। शायद किसी बात पर वो बहुत परेशान थी। कल उसकी सगाई थी और अभी तक उसके सगाई के कपड़े नहीं आए थे। कल वो सगाई में क्या पहनने वाली है उसे नहीं पता था। इसी बात को लेकर नव्या बहुत परेशान थी। अंगद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तुमने कहा था कि सेट अब आ जाएगा, लेकिन अभी तक। नव्या बेहद परेशान होकर बोली। कौन दुल्हन होगी जो अपनी शादी के लिए एक्साइटमेंट ना हो, और जब शादी उसके पसंदीदा इंसान से हो रही हो तो एक्साइटमेंट का लेवल अलग होता है, लेकिन जब काम अपने अकॉर्डिंग नहीं होता तो हम बेहद बेचैन हो जाते हैं। और इस वक्त नव्या यही सब फील कर रही थी। नव्या, यार तुम कितना परेशान होती हो जब मैंने कहा है कि तुम्हारा एंगेजमेंट सेट तुम तक पहुंच जाएगा तो तुम क्यों नहीं समझ रही? मॉम से बात की थी, उन्होंने कहा है कि सेट पहुंचा दिया गया है। नव्या परेशान होकर बोली, तो फिर मेरे पास क्यों नहीं आया? तभी अंगद पर भड़कते हुए बोला, क्या तुम अब छोटी छोटी बातों के लिए मुझे इस तरह परेशान करोगी? सगाई के जोड़े के लिए तुमने पिछले 30 मिनट से मेरा दिमाग खराब कर दिया है और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मुझे अभी परेशान करना बंद करो। अंगद ने लगभग उसे पर चिल्लाते हुए कहा। उसने नव्या के मुंह पर कॉल कट कर दिया। नव्या डर से कांप गई और उसकी आंखों से अचानक से आंसू आने लगे। अंगद का उससे इस तरह बात करना नव्या को परेशान कर देता है। वो रोते हुए बोली, पहले तो कभी अंगद ने मुझसे ऐसे बात नहीं, शायद वो भी परेशान होगा और मैं पागलों की तरह उसे परेशान कर रही हूँ। मुझे उसे सॉरी कहना चाहिए। नव्या, तुम भी ना, जो तुम्हारे लिए इतना परेशान है, तुम उसे और परेशान कैसे कर सकती हो? नव्या ने अपने आप से कहा। वो दोबारा अंगद को कॉल करने लगी, पर सामने से अंगद बार बार उसका कॉल कट कर रहा था। अंगद का इस तरह का बिहेवियर देखकर नव्या की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसने अंगद को मैसेज किया, सॉरी अंगद, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें बिना वजह परेशान कर रही थी। तुम्हारी भी तो सगाई है और मुझसे ज्यादा तो तुम परेशान हो। कहते हुए नव्या सिसकने लगी। वही दूसरी तरफ अंगद ने नव्या का मैसेज सीन किया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देखकर नव्या को बहुत बुरा लगता है। उसने दोबारा अंगद को कॉल किया, पर अब अंगद का कॉल बिजी आ रहा था। वही अंगद ने नव्या से परेशान होकर मानसी को कॉल किया। सामने से जैसे मानसी ने कॉल पिक किया तभी अंगद बोल पड़ा, बेबी तुम्हारी बहन मुझे पागल कर देगी। कितनी बेवकूफ है ये लड़की। मानसी ने हंसते हुए कहा, हाँ, तो तुम्हें भी पता चल गया। अंगद अपने दांतों को आपस में पीस कर बोला, देखो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए ये सब बोलकर दिमाग खराब मत करो। मानसी ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह सॉरी। ये बताओ इतने भड़क क्यों रहे हो? क्या सगाई की कॉस्ट्यूम के लिए उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? अंगद गुस्सा होते हुए बोला, जब तुम्हें पता है तो क्यों पूछ रही हो?
मानसी हंसते हुए बोली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मुंह से बताओ, और वैसे भी मैं यह भी जानती हूँ कि तुमने अभी तक एंगेजमेंट का कॉस्ट्यूम नहीं भेजा है। अंगद भी बेफिक्र होकर बोला, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी उससे सगाई हो। मानसी उसे समझाते हुए बोली, देखो अंगद, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी सगाई मुझसे ही होगी, लेकिन बेचारी की जो कुछ सपने हैं उनका पूरा होने दो। कल उसके लिए इतना बड़ा दिन है, मैं नहीं चाहती कि आज का भी उसका दिन खराब हो। अंगद ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, बट बेबी, अगर तुमने मुझे उसे बेवकूफ लड़की से शादी करने को कहा तो यह मुझे नहीं होगा। मैं सभी के सामने सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। अंगद, बेबी, क्या तुम्हें अपने बिजनेस के लिए पैसों की नीड नहीं है? और अब तो हमने नव्या से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ही ली है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसे इतनी आसानी से छोड़ दूं। सो बस छोटा सा खेल और खेलना चाहती हूँ। मानसी के चेहरे पर शैतानी एक्सप्रेशन आ जाते हैं। कुछ दिन पहले ही मानसी ने अंगद को प्रॉपर्टी के कागजात दे दिए थे। अभी तक सारी प्रॉपर्टी नव्या के नाम थी, लेकिन अब उसे प्रॉपर्टी की असली मालकिन मानसी बन गई थी, जिसकी वजह से नव्या के पास अब कुछ भी नहीं था। लेकिन नव्या इस बात से बिल्कुल अनजान थी। मानसी ने नव्या की जिंदगी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर ली थी, और उसके पहले अटैक के बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता था, लेकिन मानसी यह सच भी दुनिया के सामने लाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रावत इंडस्ट्रीज, शार्विल रावत का केबिन, जहां चेयर पर बैठा शार्विल अपना मुंह दीवार की तरफ करके बैठा हुआ था। उसने अपना सर चेयर पर टिकाया हुआ था और आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम था। शार्विल की कंपनी की एक खास बात थी कि उसकी कंपनी में कोई भी लड़की नहीं थी। रावत इंडस्ट्रीज में फीमेल कैंडिडेट का आना सख्त मना था, और इसकी वजह यही थी कि शार्विल को अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से सभी लड़कियों से नफरत हो गई। वही टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल लगातार बज रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर मॉम नेम फ्लैश हो रहा था। दीपांजलि जी ने जाने कब से उसको कॉल कर रही थी। आज शादी के लिए किसी और लड़की से उसकी मुलाकात थी, लेकिन शार्विल को शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आना बंद हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके केबिन का डोर एक झटके के साथ खुलता है। केबिन में दीपांजलि जी अब खुद एंटर कर चुकी थी। वही उसके पीछे पीछे शार्विल का सेक्रेटरी मुकुंद भी वहाँ पर पहुँच जाता है। मुकुंद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दीपांजलि जी को रोक सके, लेकिन शार्विल ने भी अपने केबिन में किसी को भी आने से मना किया था। दीपांजलि शार्विल को ये तरह देखकर गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शार्विल? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए पर तुमने एक भी कॉल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। शार्विल ने उनकी बात सुनकर भी ना तो अपनी आंखें खोली और ना ही वो कुछ बोला। दीपांजलि जी को उसकी इस हरकत पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उन्होंने शार्विल के सामने आकर कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें पता है आज जिस लड़की से मैं तुम्हें मिलने वाली थी वो गहलोत इंडस्ट्रीज की ऑनर उर्जेता गहलोत से मिलवाना था तुम्हें। शार्विल ने अपनी आंखें बंद ही रखी, जिस पर दीपांजलि को गुस्सा आता है। वो बोली, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ शार्विल। दीपांजलि जी इस बार थोड़े गुस्से से बोली तो शार्विल ने अपनी आंखें खोलते हुए उनकी तरफ देखकर कहा, मॉम, आप इस वक्त ऑफिस में है और आपको पता नहीं है कि ऑफिस में इस तरह चिल्लाकर बात नहीं की जाती है। शार्विल एक 25 साल का नौजवान, जिसकी आंखें गहरी भूरी कलर की थी, बिजनेस सूट, क्लीन सेव, गुलाबी होंठ, वो किसी हीरो को भी फेल सकता था। दीपांजलि जी ने जब अपने बेटे के मुंह से यह बातें सुनी तो उन्होंने अपने मोबाइल को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। वो उसके चेहरे को देखते हुए बोली, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ कैसे बात करनी है? एक तो तुमने मेरी कितनी इंसल्ट करवाई है, तुम्हें पता भी है। शार्विल अपने कंधे उठाकर बोला, मॉम, आपने खुद ने यह सब किया है। मैंने आपको मना किया था लेकिन आप नहीं मान रही है। मुझे कोई शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्या तुम उसे लड़की की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे? और वैसे भी वो तो मर चुकी है ना। अब शार्विल चेयर को गोल घुमाते हुए उठ खड़ा होता है। उसे पता था कि सात्विका के जिक्र पर वो अपना आपा खो देगा, शायद इसलिए इस वक्त दीपांजलि जी के साथ बहस करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने मुकुंद की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मॉम को बताया नहीं कि मैं फिलहाल किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ? शार्विल के मुंह से यह बातें सुनकर मुकुंद ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन दोनों माँ बेटे के खिलाफ कुछ बोल पाता। दीपांजलि जी अपने दांत पीसते हुए बोली, शार्विल, तुम्हें लगता है कि मैं किसी के रोकने से रोक सकती हूँ? वही शार्विल अच्छी तरह जानता था कि दीपांजलि जी इस वक्त बहुत गुस्सा है और उनके गुस्से की वजह वो ही है। तभी शार्विल उनकी बातों को इग्नोर करते हुए मुकुंद से बोला, मुकुंद, नाइट वाली मीटिंग का क्या हुआ मिस्टर रहेजा? मीटिंग के लिए आ रहे हैं ना? मुकुंद ने उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, जी सर, वो बिल्कुल आ रहे हैं और मैंने उनकी बताई होटल भी बुक कर दी है।
शार्विल ने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और बोला, ओके तुम जाकर मीटिंग की तैयारी करो। तभी दीपांजलि जी अपने आप को इग्नोर होते हुए देखकर गुस्से से और भी ज्यादा भड़क जाती हैं। उन्होंने शार्विल की तरफ देखकर कहा, तुम जितना मर्जी चाहे मुझे इग्नोर कर लो, लेकिन अगर कल तक तुमने भी अपने लिए कोई लड़की नहीं देखी तो तुम्हें वही शादी करनी होगी जहाँ पर मैं कहूँगी, वरना तुम मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। शार्विल ने दीपांजलि जी की बात सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे जिस बात का डर था दीपांजलि जी ने वही करा दिया था। वो पलटकर बोला, मॉम प्लीज यह सब बातें। शार्विल आगे कुछ का पता तभी दीपांजलि जी ने अपना पास और मोबाइल उठाया। वो तेज कदमों से वहाँ से निकल गई। शार्विल बस उन्हें जाता हुआ देखता रह जाता है। उसने दीपांजलि जी को रोकने की कोशिश नहीं की। शार्विल दीपांजलि जी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके डैड जब उसे छोड़कर गए थे उसके बाद दीपांजलि जी ही उसके लिए सब कुछ थी और दीपांजलि जी ने कभी भी शार्विल को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। यहाँ तक कि जब शार्विल ने सात्विका के बारे में दीपांजलि जी को बताया था तब भी दीपांजलि जी उन दोनों की शादी के लिए तुरंत मान गई थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद शार्विल तो पूरी तरह बदल गया था। वही मुकुंद वहाँ खड़ा होकर शार्विल को एकटक देख रहा। एक रात के अंदर लड़की लाना नामुमकिन था और उससे भी बुरा था शार्विल के लिए किसी लड़की को ढूंढना। शार्विल ने मुकुंद की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कल सुबह तक एक लड़की चाहिए जो मुझसे शादी करने के लिए तुरंत राजी हो जाए। मैं कल ही शादी करना चाहता हूँ। मुकुंद उसके मुंह से यह बातें सुनकर हक्का बक्का होकर उसका चेहरे को देखने लगता है, क्योंकि आज तक शार्विल ने कभी अपने मुंह से शादी की बात नहीं की थी और इस वक्त मुकुंद के सामने एक लड़की जो शार्विल से बिना किसी मतलब के शादी के लिए राजी हो जाए, उसे ढूंढ पाना नामुमकिन था। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है और उसके लिए तुम लड़की ढूंढो, वो भी आज रात के अंदर। शार्विल ने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा। शार्विल का सेक्रेटरी मुकुंद उसके चेहरे को हैरानी से देखा जा रहा था।